ग्रास रूट लेवल पे ही पता नहीं है कि क्या हो रहा है, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और सामने वाले को तो भगवान बना करके स्थापित कर देते। देखिए अमेरिका, चाइना, मैं ये नहीं कहता अमेरिका का सपोर्ट करें, मैं ये नहीं कहता कि चाइना का सपोर्ट करें, मैं ये कहता हूँ कि अपने आप में परिपक्व देश बने, अपने ही डेवलपमेंट को पूरी तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है अपने लोगों पे भरोसा करें। वो लैंड जो है, काला पानी क्षेत्र है, वो पूरी तरीके से नेपाल को बिलोंग करता है, परंतु इसको पूरी तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए उपयोग किया और नेपाल को इस प्रकार की बातें न बताते हुए उसे अपने अंडर ही रखा। नेपाल को तो लगा कि ये क्षेत्र उसी का है, पर वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स उसका फ़ायदा उठा रहे थे। डायरेक्ट तिब्बत से उनका जो सीधा बिजनेस था वो होता जा रहा था, और जब जाने के समय जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उस समय वो पूरी तरीके से देखा जाए तो वो भारत के ही पास आया। दोस्तों, आ गया हूँ नए वीडियो के साथ आपके सामने बात करने के लिए। तो आज के विषय में जो बात करेंगे, जो जियोपॉलिटिक्स का जो सिनारियो बना हुआ है नेपाल, भारत और अमेरिका के संदर्भ में, इसी के बीच में रहते हुए बात करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने एंड से भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन इंडिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार का सिनारियो पूरी दुनिया में बन रहा है, आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका दौरा हुआ अमेरिका में, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से इनका मिलना भी हुआ, और इनने काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर के चर्चाएं भी की। परंतु सोचने वाली बात यह है दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के अनुसार कहते हैं ना कि एक देश का जियोपॉलिटिक्स दूसरे देश के जियोपॉलिटिक्स को ज़रूर ओवरलैप करता है। तो इसी केस में हम बात करें कि जो भारत का जियोपॉलिटिक्स है अमेरिका को लेकर के, वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रहा है, नेपाल को डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अभी जो फ़िलहाल जो एमसीसी को लेकर के जो इतने सारे बवाल हो रहे हैं नेपाल में, और जो अमेरिका का पूरी तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को, एमसीसी रिप्रेजेंटेटिव को नेपाल भेजना और यह कहना कि अगर आप एमसीसी अपने देश में लागू नहीं करते तो हम आपको किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे। और इसी के साथ इसी सिनारियो में अगर आप देखें तो भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा नेक्सस, बहुत बड़ा एक गठजोड़ समझ में आता है। दोस्तों, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूं कि एमसीसी कुछ नहीं, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जो कि चाइना को सीधा सीधा काउंटर देने के लिए बनाई गई है। ये चाहे कितनी भी चीज़ें छुपा लें, कितनी भी लाख सफाइयाँ दे दें, पर ये चीज़ झुटलाई नहीं जा सकती। आज पता है, सबको मालूम है कि चाइना जो है वो बढ़ते ज़माने का एक बड़ा राष्ट्र के रूप में, एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ रहा है, और जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा का है। झूठ नहीं बोलूँगा, ये कम्युनिस्ट विचारधारा का है, और जो अमेरिका है वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक विचारधारा का है। तो ये द्वंद्व हमेशा चलता रहेगा दोस्तों। ये द्वंद्व अमेरिका का रशिया से भी था। रशिया भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, परंतु आज भी वो ताकतवर देश है। फिर भी कहीं ना कहीं पूंजीवादियों ने, जो पूंजीवादी सोच के जो देश, जो कि कैपिटलिस्टिक कंट्री है अमेरिका, उसने कहीं ना कहीं नुकसान करते हुए तत्कालीन रूस के 1992 में 15 देशों के टुकड़े करवा दिए थे। मतलब रूस से 15 देश निकले थे, और उसे कहा जाता है रूस का डाउनफॉल। तो कहने का अर्थ यह है कि जो आज की डेट में मतलब स्ट्रांग रूप से बाहर आ रहा है, और वो है चाइना। एशिया में तो सीधी बात है कि चाइना पूरी तरीके से निकल के बाहर आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं किसी भी देश के इंक्लिनेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक वैश्विक विचारधारा की बात कर रहा हूँ, और वैश्विक किस तरीके से परेशानियाँ अलग अलग देश झेल रहे हैं, इसका प्रभाव उनको खुद पड़ेगा। मैं भारत में रहते हुए भी यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को भी अपने संबंध को स्थापित करने के लिए ज़्यादा अमेरिका से ज़्यादा दोस्ती नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा करते हुए, अपनी टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हुए, अपने व्यापारियों पे भरोसा करते हुए, और अपने रोजगार, अपने जो जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उन पे भरोसा करते हुए उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए।
इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा डीप में बहुत ज़रूरी है। भारत के लेवल पे भी यही कहना चाहूँगा और नेपाल के लेवल पे भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी के ऊपर पैर रख करके, किसी भी देश के ऊपर पैर रख करके आप डेवलपमेंट यानी कि विकास के रास्ते को कभी भी नहीं पूरा कर सकते, कभी भी आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक आप खुद डेवलप नहीं होने की कोशिश करेंगे, जब तक आपके खुद का काम अच्छा नहीं होगा। तो काफ़ी सारे आंकड़े भी हैं, आंकड़े अनुसार देखा जाए तो जीडीपी किसी देश की ज़्यादा है, किसी की कम है, परंतु अगर आप सारे विचारधारा को साइड में रखते हो दोस्तों, एक तरफ चाइना को देखें, एक तरफ अमेरिका को देखें, आपको क्या समझ में आएगा? आपको यह समझ में आएगा कि जो चाइना है वो विकास के रूप में इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ जो उसके विरोधी पक्ष हैं, वो हमेशा उसके बारे में गलत कहेंगे, है ना। और ऐसा नहीं सोचिए कि मैं चाइना का सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए, अगर वो देश अच्छा है किसी मामले में, विकास को लेकर के, विकास की चीज़ों में अच्छा है, अच्छी अच्छी प्लानिंग पॉलिसीज़ लाता है, तो हमें उससे सीखना चाहिए। दोस्तों, वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि बेवकूफ़ रिश्तेदार से अच्छा एक चालाक दुश्मन होता है, क्योंकि चालाक दुश्मन से इंसान सीखता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर चाइना भारत का सही में दुश्मन है, तो चाइना के अच्छी चीज़ों को ग्रास्प करना चाहिए भारत को, और उसको अब इम्प्लीमेंट करते हुए भारत की चीज़ों में अप्लाई करना चाहिए, ना कि अमेरिका के पास जाना चाहिए, जो कि इंडिया से अमेरिका जाने में कितना समय लगता है। और वहीं देखिए, पड़ोसी देश जो चाइना है, उससे संबंध अच्छे नहीं बना सका। तो कहने का अर्थ यह है कि इंडिपेंडेंसी अपने लेवल पे भी होती है, या किसी भी संधि, किसी भी प्रकार की जो वैदेशिक संधि की ज़रूरत नहीं होती, या एमसीसी की भी ज़रूरत नेपाल को नहीं है। नेपाल चाहे तो अपने आप में इतना परिपूर्ण देश है कि वो अपने ऊर्जा तरीके की जितनी भी ऊर्जा हैं, उन सब का उपयोग अच्छी तरीके से करे तो वो अपनी सारी परेशानियां ख़त्म कर सकता है। और जितने भी जीडीपी लेवल पे हो गए या पर कैपिटा इनकम पे बात हो गई, तो वो अपनी चीज़ों को बढ़ा सकता है। अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, इन सब देशों से अगर कंपेयर करूं, तो यह देश, सिंगापुर, मलेशिया जब आज़ाद हुए थे तो कुछ भी नहीं थे, पर उनने अपने आप को इस प्रकार बना लिया। और इस प्रकार बनाने के बाद इन देशों को देख करके हमारे देशों को सीखना चाहिए, चाहे वो भारत हो, चाहे नेपाल हो। देखिए, बाहर के व्यक्ति को अगर आप ज़्यादा ताकत देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। दोस्तों, अमेरिका के पर्सपेक्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारत में अमेरिका का दखल इस प्रकार से है कि यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, अमेरिका सीधा उन्हें नासा में भर्ती कर लेता है और सीधा उन्हें डॉलर की लुभावने एक्सपोजर दिखा करके उन्हें अपनी तरफ बुला लेता है और वहाँ के परमानेंट रेसिडेंस दे करके उन्हें वहाँ का नागरिक बना लेता है। फिर वो व्यक्ति भारत को भूल जाता है। तो उसी केस में नेपाल में भी ऐसे ही हो रहा है। नेपाल में भी देखने में यह आता है कि कुछ लोग जो है डाइवर्सिटी वीज़ा लगाते हैं, डाइवर्सिटी वीज़ा लगाने के बाद अमेरिका चले जाते हैं और वहीं कमाते हैं, वहीं परमानेंट रेसिडेंट हो जाते हैं और उसके बाद नेपाल को भूल जाते हैं। और अमेरिका का सिर्फ यही काम है। अमेरिका क्या करता है, सारे जितने भी देशों के टैलेंट हैं वहाँ से वो टैलेंट उठाता है और अपने देश में ले जाता है और अपने देश का फ़ायदा करता है। और कुछ लोग जो मूर्ख नेता लोग हैं, जो आज की डेट में जो मूर्ख अपना हद पार कर चुके हैं, वो यह कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तकनीकी रूप से आगे बढ़ा हुआ देश अमेरिका है, उससे हमको सीखना चाहिए। अब आप सोचिए, जिसको ग्रास रूट लेवल पे ही पता नहीं है कि क्या हो रहा है और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और सामने वाले को तो भगवान बना करके स्थापित कर देते। देखिए, अमेरिका, चाइना, मैं नहीं कहता अमेरिका का सपोर्ट करें, मैं ये नहीं कहता कि चाइना का सपोर्ट करें, मैं ये कहता हूँ कि अपने आप में परिपक्व देश बने, अपने ही डेवलपमेंट को पूरी तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है, अपने लोगों पे भरोसा करें, अपने साइंटिस्ट पे भरोसा करें, अपने टेक्निकल नॉलेज स्टूडेंट्स पर भरोसा करें, जो इंजीनियर्स हैं पास आउट हुए हैं उन पे भरोसा करें। वो कहीं ना कहीं किसी भी देश को बनाने की ताकत रखते हैं। वो अपने देश को ही बनाएंगे, दूसरे पड़ोसी देश को थोड़ी बनाएंगे, वो अपने देश को बनाएंगे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दोस्तों, मिलिट्री इशू पे बात करता हूँ कि अभी देखिए, केपी शर्मा ओली जी के सरकार के समय में काफ़ी ज़्यादा जो काला पानी का इशू उठा था, और काला पानी का इशू दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये इशू आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना इशू है। लगभग 1991 से इसमें
बात चल रही है, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो इतना डिले क्यों? अभी फ़िलहाल जो नेपाल ने बात की थी, कोशिश की थी कि भारत से बात करे और इस मैटर पे सुलझाने की बात करी थी, परंतु कोई भी निष्कर्ष नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं हुई। क्यों? और जो मैप जो नेपाल ने प्रकाशित किया था, उस आधार पे अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट देखें तो हमें ये साफ तौर पे समझ में आता है कि वो लैंड जो है, काला पानी क्षेत्र है, वो पूरी तरीके से नेपाल को बिलोंग करता है। परंतु इसको पूरी तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए उपयोग किया और नेपाल को इस प्रकार की बातें न बताते हुए उसे अपने अंडर ही रखा। नेपाल को तो लगा कि ये क्षेत्र उसी का है, पर वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स उसका फ़ायदा उठा रहे थे। डायरेक्ट तिब्बत से उनका जो सीधा बिजनेस था वो होता जा रहा था, और जब जाने के समय जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उस समय वो पूरी तरीके से देखा जाए तो वो भारत के ही पास आया, क्योंकि भारत ही उस समय फिर इंडिपेंडेंट हुआ था। तो कहीं ना कहीं फिर उनके दिमाग में ये आ गया कि ये क्षेत्र हमारा है। तो जो जितनी बातें सब खुल करके सामने आ रही है, जितने भी देशों के साथ डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, आप ये मान के चलिए उस डिस्प्यूटेड रीजन का फ़ायदा या तो अमेरिका उठाएगा या तो कोई देश उठाएगा। अब आप देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में जो कश्मीर को लेकर के इशू है, ये कश्मीर का इशू कभी सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इससे डायरेक्ट फ़ायदा अमेरिका को है। अमेरिका उधर बेस कैंप बना करके अपना पूरा डायरेक्टली काउंटर देने के लिए, चाइना को काउंटर देने के लिए वहाँ स्थापित हो सकता है। अब आप देखिए, काला पानी इतनी सटीक जगह है, इतनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उस पोजीशन में अगर अमेरिका को बेस कैंप बनाने को मिल जाए, और वो ऐसे डायरेक्टली, उसकी आर्मी तो आ नहीं सकती, उसे प्रॉपरली एक कानून चाहिए, एक लेआउट चाहिए जिसके आधार पर वो अपनी सेना को डिप्लॉय कर सके नेपाल में। तो काला पानी एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, आप देखिएगा। मैं ये कि भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा, परंतु मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस प्रकार से ये जो काला पानी इशू सॉल्व नहीं हुआ है, इस काला पानी इशू का फ़ायदा अमेरिका ज़रूर उठाएगा और वहाँ पे अपने सैन्य कैंप लगा करके सीधा डायरेक्ट चाइना से युद्ध करेगा, और इससे किसी का फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान सिर्फ नेपाल का और भारत का। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार ऐसी सिचुएशन बन रही है, और ये जो मीटिंग जो हो रही है, जो अमेरिका और इंडिया के नेता के बीच में जो इस प्रकार की मीटिंग हुई, इसका निष्कर्ष और क्या क्या निकल सकता है और क्या क्या हो सकता है नेपाल के प्रोस्पेक्ट से, उसके संदर्भ में दोस्तों आपसे मैं जुड़ा रहूँगा और आपसे ज़रूर बात करूँगा। जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपको मैं ज़रूर बता रहा हूँ, और आगे भी मैं बताता रहूँगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, और जैसे जैसे मुझे चीज़ें दिखाई देंगी, मुझे समझ में आ रही हैं और मैं देख पा रहा हूँ, उसे वैसे आपको मैं ये चीज़ें बता पाऊँगा। तो दोस्तों, आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लोगों को मिले और वो सतर्क रहे, अपने देश को गलत तरीके से, गलत हाथों में जाने से रोकें और इन पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बनाए रखें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलूंगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।